Him, today's topic of discussion is revision of MCQs of abdomen। तो आपने 3 काम करने हैं। पहला काम ये कि वीडियो के साइज़ को फुल स्क्रीन पर ले आना। दूसरा काम रेजोल्यूशन को 480p पे कर लेना ताकि आपको वर्ड्स सही तरह क्लियर नज़र आ सके। और तीसरा काम, मेरे बैकग्राउंड में जो शोर हो रहा है इसको इग्नोर कर लीजिएगा। ये इसको हम कह सकते हैं संडे शोर, इतवार वाले दिन का शोर। अच्छा 32 MCQ। ये MCQ स्टार्ट हो गया पेरिटोनियम और पेरिटोनियल कैविटी के, स्पेसिफिकली फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम, जिसमें मेसेंट्री, ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम, पेरिटोनियल लिगामेंट्स आते हैं। इसके साथ साथ कुछ रिफ्लेक्शंस भी आ जाती हैं। तो इन पे एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूँ, तो लिहाजा मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा। आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, फिर आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं 32 MCQ। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो स्टोमक की लेजर कर्वेचर को प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डुodenum, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डुodenum, स्पेसिफिकली सुपीरियर पार्ट ऑफ डुodenum, सुपीरियर पार्ट ऑफ डुodenum का भी कौन सा वाला पार्ट कितने सेंटीमीटर वाला, जिसको एम्पुला बोलते हैं। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं फर्स्ट 2 सेंटीमीटर। तो सुपीरियर पार्ट ऑफ डुodenum का फर्स्ट 2 सेंटीमीटर उस पार्ट पे मेसेंट्री होती है, उसको बोलते हैं एम्पुला। उसको क्या बोलते हैं? एम्पुला। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो इसके सुपीरियरली हेपेटोडुodenal लिगामेंट अटैच होता है और इंफीरियरली ग्रेटर ओमेंटम अटैच होता है। तो वो कौन सी पेरिटोनियल फोल्ड है जो स्टोमक की लेजर कर्वेचर को प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डुodenum को जोड़ती है लीवर के साथ। तो इसको हमने कहा था, इसको हमने क्या बोला था? लेजर ओमेंटम। लो लेजर ओमेंटम डबल लेयर पेरिटोनियल फोल्ड है, ग्रेटर ओमेंटम 4 लेयर पेरिटोनियल फोल्ड है, 4 लेयर पेरिटोनियल फोल्ड। ग्रेटर ओमेंटम को नेक्स्ट MCQ में देख रहे हैं कि लेजर ओमेंटम के बारे में कहा जाता है कि लेजर ओमेंटम का वो वाला पार्ट जिसने स्टोमक को जोड़ना है, स्टोमक की लेजर कर्वेचर को जोड़ना है लीवर के साथ, उसको बोलते हैं हम हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। वो वाला पार्ट जिसने प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डुodenum, स्पेसिफिकली फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ सुपीरियर पार्ट ऑफ डुodenum को जोड़ना है लीवर के साथ, उसको बोलते हैं हेपेटोडुodenal लिगामेंट। हेपेटोडुodenal लिगामेंट ये असल में एपिप्लॉइक फोरामेन के आगे पड़ा हुआ होगा। इसका मतलब एपिप्लॉइक फोरामेन की एंटीरियर बाउंड्री कौन बनाएगा? हेपेटोडुodenal लिगामेंट। हेपेटोडुodenal लिगामेंट को लेजर ओमेंटम का फ्री एज भी बोल सकते हैं, जो राइट साइड पे होता है, जबकि हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट लेजर ओमेंटम का मेम्ब्रेनस पोर्शन। इसके अंदर हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट्यूल देखने को मिलती है। ठीक हो गया? तो ये अब यहाँ पर जो इसके साथ साथ कुछ आपको और टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए। पेरिटोनियल लिगामेंट्स ऐसे पेरिटोनियल विसरल पेरिटोनियम के डबल लेयर फोल्ड होते हैं जो किसको किसके साथ जोड़ते हैं, ऑर्गन को किसी और ऑर्गन के साथ या फिर एब्डोमिनल वॉल के साथ। अगर लिवर के अगर पेरिटोनियल लिगामेंट की बात करूँ तो ये एग्जाम में ज़रूर आते हैं। जो लीवर के होते हैं, एक लीवर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से जुड़ा हुआ होता है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के जरिए, लीवर स्टोमक से जुड़ा होता है हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट के जरिए। हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट लेजर ओमेंटम का मेम्ब्रेनस पोर्शन होता है, लीवर डुodenum से जुड़ा होता है हेपेटोडुodenal लिगामेंट, जो कि लेजर ओमेंटम का थिक एंड राइट फ्री मार्जिन है। इसके अंदर पोर्टल ट्रायड या पोर्टल ट्रैक, जिसके में पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर और बाइल डक्ट्यूल देखने को मिलती है। ठीक हो गया? इसके साथ जो स्टोमक के लिगामेंट, स्टोमक अटैच होता है डायफ्राम की इंफीरियर सरफेस के साथ। लिगामेंट होगा गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। स्टोमक अटैच होगा स्प्लीन के साथ, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, इस गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वह स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए। तो फिर गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट के अंदर, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट के अंदर शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स और लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल वेसल्स, ये वही दो वेसल्स है जो स्टोमक के पास जा रही होगी स्प्लेनिक आर्टरी से निकलने के बाद, जबकि स्प्लेनिक आर्टरी स्प्लीनोरीनल लिगामेंट या लीनोरीनल लिगामेंट के अंदर होती है। ठीक हो गया? और स्प्लेनिक वेसल्स और टेलोपेनिक्रियास ये हमें लीनोरीनल लिगामेंट के अंदर देखने को मिलता है। स्टोमक का पहला हो गया गैस्ट्रोफ्रेनिक, दूसरा हो गया गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, तीसरा हो गया जो कोलोन के साथ अटैच होगा ट्रांसवर्स कोलोन के साथ, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट हो गया। गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट, जो गैस्ट्रोफ्रेनिक, गैस्ट्रोस्प्लेनिक और गैस्ट्रोकोलिक ये सारे ग्रेटर कर्वेचर के साथ अटैच होते हैं स्टोमक के, और इन सबको हम ग्रेटर ओमेंटम कह सकते हैं। ग्रेटर ओमेंटम क्या फोल्ड या पेरिटोनियल फोल्ड जो स्टोमक के ग्रेटर कर्वेचर अप्रोक्सीमल 2 सेंटीमीटर डुodenum, स्पेसिफिकली इसकी कौन सी सर्फेस के साथ अटैच होगा? ग्रेटर ओमेंटम डुodenum के फर्स्ट 2 सेंटीमीटर की इंफीरियर सर्फेस के साथ ग्रेटर ओमेंटम। ठीक हो गया? यहाँ पर अटैचमेंट लेता होता है और ये जाता है ट्रांसवर्स कोलोन के एंटीरियर सर्फेस के ऊपर। अब है 33 MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन रेफर्ड टू एज एब्डोमिनल पुलिसमैन। तो ऑलवेज ग्रेटर ओमेंटम को पुलिसमैन इसलिए कहा जाता है। ग्रेटर ओमेंटम के फंक्शन को देख लेते हैं। ग्रेटर ओमेंटम का पहला फंक्शन होगा इंसुलेशन प्रोवाइड करना, दूसरा फंक्शन होगा एब्डोमिनल विस्तारा को कुशन प्रोवाइड करना, तीसरा फंक्शन होगा विसरल पेरिटोनियम को पैराइटल पेरिटोनियम के साथ एडहियर ना होने देना। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसकी वजह से इसको एब्डोमिनल पुलिसमैन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एडहियन बनाता है किसी भी इन्फ्लेम ऑर्गन के साथ। क्यों इन्फ्लेम ऑर्गन के साथ? जब भी जीआईटी के किसी भी पार्ट की इन्फ्लेमेशन होती है तो फिर यहाँ पे मोटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ग्रेटर ओमेंटम के पास ये कैपेसिटी होती है कि किसी भी विसरा की अगर मोबिलिटी ज़्यादा है तो इसके पास चला जाएगा और इसके साथ एडहियन बनाएगा। तो ये ग्रेटर ओमेंटम इन्फ्लेम विसरा, फॉर एग्जाम्पल अपेंडिसाइटिस हो गया तो उसके साथ एडहेरेंस बनाएगा, फिर उसके अराउंड एक वाल बनाएगा। उस वाल का फंक्शन ये होगा कि इन्फेक्शन को या फिर इरिटेटिव एजेंट को मजीद फैलने से रोका जाए। तो ये इसका फंक्शन होता है एब्डोमिनल पुलिसमैन वाला।
तो एब्डोमिनल पुलिसमैन कौन होगा? ग्रेटर ओमेंटम होगा, ग्रेटर ओमेंटम होगा। तो ये इन्फ्लेम ऑर्गन के अराउंड रैप अराउंड करेगा, वालिंग करेगा और इसके साथ ये इन्फेक्शन को फैलने नहीं देगा। 34 MCQ के विच ऑफ द फॉलोइंग, और लिगामेंट को भी देख लेते हैं। हेपेटोडुडिनल लिगामेंट जिसने लीवर को जोड़ना है डुडिनम के अप्रोक्सीमल 2 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। गैस्ट्रो हेपेटिक लिगामेंट, इस या इसको हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट भी बोलती है। मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ लेजर ओमेंटम, केराटोमेंटम का तो हो गया। गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट, गैस्ट्रोसप्लेनिक, गैस्ट्रोफ्रेनिक और इसके साथ होगा ये 3 लिगामेंट हो गए, ठीक हो गया। फाल्सिफॉर्म जो लीवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वाल से जोड़ेगा। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट कंडक्ट द पोर्टल ट्रायड राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेजर ओमेंटम, जिसको हम हेपेटोडुडिनल लिगामेंट भी बोलते हैं, ठीक हो गया। हेपेटोडुडिनल लिगामेंट, जबकि हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट को मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट सॉरी मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ लेजर ओमेंटम, ये होगा गैस्ट्रो हेपेटिक या हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्म द सुपीरियर बाउंड्री ऑफ ओमेंटल फोरामिन, ओमेंटल फोरामिन को एपिप्लॉइक फोरामिन बोलते हैं। एपिप्लॉइक फोरामिन की बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि एपिप्लॉइक फोरामिन हेपेटोडुडिनल लिगामेंट के पीछे पड़ा हुआ होता है, तो उसका मतलब एंटीरियरली हेपेटोडुडिनल लिगामेंट और उसके कंटेंट आते हैं पोस्टीरियरली इसके पीछे इंफीरियर वेना केवा पड़ा होगा। इंफीरियर वेना केवा, T12 वर्टिब्रा, सुप्रारीनल ग्लैंड और राइट क्रस ऑफ डायफ्राम। तो 4 चीज़ें, इंफीरियर वेना केवा, राइट क्रस ऑफ डायफ्राम, T12 वर्टिब्रा और सुप्रारीनल ग्लैंड होता है। सुपीरियरली हमें जो पार्ट देखने को मिलेगा वो होगा लीवर, होगा लीवर और स्पेसिफिकली लीवर का क्वाड्रेट लोब जो विसरल पेरिटोनियम से कवर होगा। इंफीरियरली सुपीरियर या फर्स्ट पार्ट ऑफ डुडिनम, तो नीचे फर्स्ट पार्ट ऑफ डुडिनम, सुपीरियरली लीवर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट MCQ कौन सा था, जहन से निकल गया। आगे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द सुपीरियर बाउंड्री, तो मैंने आपको बताया था सुपीरियरली जो स्ट्रक्चर होगा वो क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर यानी चार्ली होगा, क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर covered by visceral peritoneum. Inferiorly superior या first part of duodenum, posteriorly inferior vena cava, T12 vertebra, suprarenal gland the right crest of diaphragm. आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेन बोथ स्मूथ एंड स्केलेटल मसल। अब ये GIT वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है, तो फिर पहले हम GIT को निकाल लेते हैं, स्पेसिफिकली इसोफेगस वाला पार्ट। तो इसोफेगस वो पार्ट है, वाहिद पार्ट है GIT का जिसके अंदर स्केलेटल और स्ट्राइटेड मसल देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो अगर मैं सुपीरियर 1/3 की बात करूँ तो वहाँ पे स्केलेटल मसल्स, मिडल 1/3 में स्केलेटल और स्मूथ दोनों देखने को मिलते हैं, इंफीरियर 1/3 में सिर्फ स्मूथ मसल। इसोफेगस की कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसोफेगस की 4 कंस्ट्रक्शंस होती हैं, पहली सर्वाइकल कंस्ट्रक्शन, दूसरी थोरैसिक में ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, सॉरी ब्रोंकस की कंस्ट्रक्शन, एयोर्टिक कंस्ट्रक्शन और एक डायफ्रामेटिक कंस्ट्रक्शन। तो 3 मेजर कंस्ट्रक्शन, सर्वाइकल, थोरैसिक और डायफ्रामेटिक। जो थोरैसिक वाली है वो भी 2 में डिवाइड होती है, ब्रोंकस कंस्ट्रक्शन एंड एयोर्टिक कंस्ट्रक्शन। सबसे सुपीरियर कंस्ट्रक्शन है सर्वाइकल कंस्ट्रक्शन, ये 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इंसाइजर टीथ, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम इंसाइजर टीथ ये होगा 15 सेंटीमीटर। जबकि दूसरी कंस्ट्रक्शन थी थोरैक्स में ब्रोंकस होगा, स्पेसिफिकली कौन सा ब्रोंकस होना चाहिए, लेफ्ट ब्रोंकस, क्योंकि लेफ्ट साइड पे होती है इसोफेगस, तो लेफ्ट मेन ब्रोंकस, तो इसका डिस्टेंस होता है सबसे पहले आर्च ऑफ अयोर्टा, फिर लेफ्ट मेन ब्रोंकस आएगा। आर्च ऑफ अयोर्टा 22.5 सेंटीमीटर, फिर 27.5 सेंटीमीटर, फिर डायफ्रामेटिक कंस्ट्रक्शन जब इसोफेगल हाइटा से गुजरती है ये 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इंसाइजर टीथ। दोबारा से डिस्टेंस को बता रहा हूँ, इनके सर्वाइकल कंस्ट्रक्शन होती है 15 सेंटीमीटर की, आर्च ऑफ अयोटा वाली होती है 22.5 की, 27.5 पे हमें देखने को मिलती है ब्रोंकस वाली जो लेफ्ट मेन ब्रोंकस की वजह से बनती है, जबकि लास्ट में डायफ्रामेटिक कंस्ट्रक्शन तो 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इंसाइजर टीथ देखने को मिलती है। तो सर्वाइकल कंस्ट्रक्शन थी, ये सर्वाइकल कंस्ट्रक्शन बनती है किस जगह पर, फ्रेंजो इसोफेगल जंक्शन पर, जहाँ पे फेरिंग्स खत्म हो रही है और इसोफेगस स्टार्ट हो रहा है, स्पेसिफिकली लोअर बॉर्डर ऑफ सिक्सिस वर्टिब्रा, या फिर इसको बोल सकते हैं लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज, क्योंकि यहाँ पे फेरिंग्स खत्म और इसोफेगस स्टार्ट, ठीक हो गया। इसके बाद ये कंस्ट्रक्शन हो गई क्रिकोफेरेंजियस मसल की वजह से, जो इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर का पार्ट है क्रिकोफेरेंजियस की वजह से। जो ब्रोंका थोरैक्स में जो ब्रोंकस वाली थी वो लेफ्ट मेन ब्रोंकस की वजह से होगी 27.5 की, जबकि आर्च ऑफ अयोर्टा से एयोर्टिक कंस्ट्रक्शन 22.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इंसाइजर टीथ। डायफ्रामेटिक कंस्ट्रक्शन जब ये इसोफेगल हाइटस से पास करेगा ये 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इंसाइजर टीथ देखने को मिलेगी, ठीक हो गया। इसके साथ अब इसोफेगस के कर्व भी देखने को मिलते हैं, इसोफेगस वर्टिब्रल कॉलम के कर्व को फॉलो करता है, मतलब ये इसोफेगस की कॉलम जिस तरह वर्टिब्रल कॉलम जिस तरह पड़ी हुई होती है यहाँ पे कर्वेचर देखने को मिलते हैं, तो इसोफेगस के अंदर भी ऐसे कर्वेचर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर सर्कुलर, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर देखने को मिलती है।
और जब ये इसोफेगल हाइटस में से गुजरता है, और इसोफेगल हाइटस कहाँ पे होगा, राइट करेक्स ऑफ डायफ्राम में होगा, T10 वर्टिब्रा के लेवल पे होगा, T10 वर्टिब्रा के लेवल पे होगा, ठीक हो गया, लेफ्ट ऑफ मिड लाइन से। इसके टर्मिनेशन कहाँ पे होगी, इसकी टर्मिनेशन होगी कार्डियल ओरिफिस ऑफ स्टोमक। कहाँ पे खत्म हो गया, कार्डियल ओरिफिस ऑफ स्टोमक। ये भी लेफ्ट साइड पे होता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें किस वर्टिब्रा के लेवल पे, तो T11 वर्टिब्रा, T10 वर्टिब्रा पे तो ओपनिंग थी, T11 वर्टिब्रा पे खत्म हो गया। और अगर T11 में से 4 माइनस कर दो तो सेवंथ आता है, तो फिर सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे ये ओपनिंग नहीं बल्कि कार्डियल ओरिफिस देखने को मिलता है, ठीक हो गया। तो फिर कार्डियल ओरिफिस T11 वर्टिब्रा के लेवल पे होगा। स्पेसिफिकली कौन सा कोस्टल कार्टिलेज, सेवंथ लेफ्ट कोस्टल कार्टिलेज, ठीक हो गया। तो ये कार्डियल ओरिफिस होगा, जबकि कार्डिया होगा लेफ्ट सिक्स कोस्टल कार्टिलेज, तो ओरिफिस होगा सेवंथ लेफ्ट कोस्टल कार्टिलेज पे, जबकि कार्डिया होगा लेफ्ट सिक्स कोस्टल कार्टिलेज पे। तो आपने इसको जरूर देख लेना है। इसोफेगस, आगे इसोफेगस, जहाँ पे इसोफेगस का स्टोमक के साथ जंक्शन होता है वो T11 वर्टिब्रा के लेवल पे था, जहाँ पे कार्डियल ओरिफिस होती है, यहाँ पे एक जी लाइन बनती है जिसको बोलती है जैग्ड लाइन, जहाँ पे इसोफेगस का म्यूकोसा किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टोमक के म्यूकोसा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इसोफेगस की आर्टीरियल सप्लाई स्पेसिफिकली एब्डोमिनल पार्ट को सप्लाई करने वाली लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से एक ट्रंक से निकलती है। इसके साथ लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी ये भी सप्लाई करती है। अब इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी ये राइज करती है एब्डोमिनल एओर्टा से, राइज करती है। एब्डोमिनल एओर्टा की कौन सी ब्रांचेस होती है, पोस्टोलैटरल ब्रांचेस, जो पेयर्ड पैराइटल होती है, सबकोस्टल और लंबर वियन से निकलती है। लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, इसने एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस को सप्लाई करना है। अब इसोफेगस की वेन, तो इसोफेगस की वेन को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक सब म्यूकोजल वेन और दूसरा होगा इसोफेगल वेन। तो जो सब म्यूकोजल वेन है उन्होंने ड्रेन होना है पोर्टल वेनस सिस्टम के अंदर। जो इसोफेगल वेन है उन्होंने जाना है केबल सिस्टम के अंदर, स्पेसिफिकली एजाइगस वेन के अंदर, जबकि लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है खत्म होना है पोर्टल वेन के अंदर। अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो जो आर्टरी होगी वही लिम्फ नोड होगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड होगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड। और इनका लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड से लिम्फ जाएगा सिलिक लिम्फ नोड के पास। अब इसोफेगस को सप्लाई करने वाले नर्व सप्लाई इसोफेगल प्लेक्सस वेगल ट्रंक की वजह से बनता है। वेगल ट्रंक, एंटीरियर वेगल ट्रंक, पोस्टीरियर वेगल ट्रंक, राइट वेगस की वजह से, एंटीरियर वेगल ट्रंक लेफ्ट वेगस की वजह से। तो ये तो हो गया पैरासिम्पैथेटिक। तो सिम्पैथेटिक फाइबर है वो आते हैं ग्रेटर सबक्लैंक्टिक नर्व, ग्रेटर एब्डोमिनो पेल्विक सबक्लैंक्टिक नर्व से आते हैं, ठीक हो गया। और ये फाइबर असल में लेफ्ट गैस्ट्रिक इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी के अराउंड होते हैं, तो उसको बोलते हैं पेरी आर्टीरियल प्लेक्सस। तो ऑटोनोमिक वेगस स्पेसिफिकली वेगल ट्रंक लेफ्ट वाला बनाता है एंटीरियर वेगल ट्रंक, और राइट वाला बनाता है, सॉरी राइट वेगस बनाती है पोस्टीरियर वेगल ट्रंक या पोस्टीरियर गैस्ट्रिक ब्रांचेस। आगे और जो सिंपैथेटिक है वो आनी है ग्रेटर या फिर ग्रेटर सबक्लैंक्टिक या एब्डोमिनो पेल्विक सबक्लैंक्टिक नर्व, ये पेरी आर्टीरियल प्लेक्सस के फॉर्म में आती है। पेरी आर्टीरियल का मतलब लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी के अराउंड। अब यहाँ से हम एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेन बोथ स्मूथ एंड स्केलेटल मसल, तो इसका जवाब होगा इसोफेगस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी प्रोवाइड द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस विद, तो लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी होती है और दूसरी होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो आपको चार्ली ऑप्शन देखने को मिलेगा। और वेनस ड्रेनेज क्या बताना आपने, वेनस ड्रेनेज में सबम्यूकोसल वेन और इसोफेगल वेन, सबम्यूकोसल वेन पोर्टल वेन में, इसोफेगल वेन जाएगी एजाइगस वेन के अंदर। तो यहाँ पे पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस देखने को मिलता है एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस में। अब स्टोमक की बात करते हैं। आगे बताता है स्टोमक की अगर इंटरनल सरफेस की बात करें यानी म्यूकोजल सरफेस की बात करें, तो जो म्यूकोजल सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, यानी जो रेडिश ब्राउन कलर होती है, लेकिन पाइलोरिक पार्ट पे पिंक होती है। यानी मोस्ट ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, लेकिन पाइलोरस वाले पर ये पिंक हो जाता है, ठीक हो गया। और ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा म्यूकस से कवर होगा, जो कि म्यूकोजा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा स्टोमक की सिक्रेशन की वजह से। गैस्ट्रिक म्यूकोजा कुछ लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स या रिजेस या रिंकल्स बनाएगा, उस लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स या रिजेस या रिंकल्स को बोलते हैं गैस्ट्रिक फोल्ड्स या फिर गैस्ट्रिक रूगाई, या फिर इसको रूग भी बोल सकते हैं। जब और ये रूगाई किस पार्ट में ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, ये पाइलोरिक पार्ट में और ग्रेटर कर्वेचर में ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। दोबारा से बताते हैं तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है। जब गैस्ट्रिक म्यूकोसा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है तो फिर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में कुछ लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स या रिंकल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक फोल्ड या गैस्ट्रिक रूगाई। ये रिंकल्स जब डिसअपेयर हो जाएंगे जब मसल्स की रिलैक्सेशन हो जाएगी, ठीक हो गया। और मसल की रिलैक्सेशन कब होती है, जब स्टोमक फूड को अकोमोडेट करा रहा होता है। जब स्वेलिंग कराती है तो स्वेलिंग कराने में एक डीप फरो या फिर डीप किनाल अपीयर होती है, उस डीप किनाल को बोलते हैं गैस्ट्रिक किनाल। ये गैस्ट्रिक फोल्ड और जिसको आपने रुकाई बोला था और लेजर कर्वेचर के दरमियान देखने को मिलती है, यही गैस्ट्रिक किनाल असल में
पाथवे प्रोवाइड करी है जिसकी वजह से फूड स्टोमक से डुडेनम की तरफ पास कर सकती है या फिर फूड स्टोमक के बॉडी से पाइलोरिक पार्ट की तरफ आ सकती है। तो ये तो हो गया एंटीरियर ऑफ स्टोमक। तो रुगाए हमें किस स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं? डुडेनम में तो हो ही नहीं सकते, तो ये रुगाए होगा स्टोमक में। और ये रुगाए कब अपीयर होके? जब स्टोमक का जब म्यूकोजा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होगा, लेकिन जब डिस्टेंडेड स्टेट के अंदर ये रुगाए डिसअपीयर हो जाएगी। इसके बाद आगे सवाल करता है लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी। अब आर्टीरियल सप्लाई पहले आ गया वो, लेकिन पहले रिलेशन ऑफ स्टोमक को देखेंगे। अब स्टोमक जिन विसरा के ऊपर चढ़ा हुआ होता है या फिर जिनके ऊपर लेटा हुआ होता है या जिनके ऊपर रेस्ट कर रहा होता है सुपाइन पोजीशन के अंदर, तो फिर उसको बोलते हैं बेड ऑफ स्टोमक। तो ऑल द स्ट्रक्चर विच फॉर्मिंग द पोस्टीरियर वॉल ऑफ ओमेंटल बर्सा, तो वो बनाएंगे बेड ऑफ स्टोमक। अब ओमेंटल बर्सा क्या है? लेजर सैक, और लेजर सैक हमने कहा था स्टोमक से पीछे जो पेरिटोनियल कैविटी का पार्ट होता है उससे कोई ही लेजर सैक बोलते हैं। अब इसके रिलेशनशिप क्या होते हैं? यानी बेड ऑफ स्टोमक या पोस्टीरियर वॉल ऑफ ओमेंटल बर्सा सुपीरियर टू इन्फीरियर चलते हैं। सबसे ऊपर डायफ्राम होगा एब्डोमिनल कैविटी का, इसके बाद स्प्लीन होती है, फिर लेफ्ट किडनी होगा, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड होगा, स्प्लीन को सप्लाई करने वाली स्प्लीनिक आर्टरी है, पैनक्रियास है, और ट्रांसवर्स कोलोन है, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। ठीक हो गया। दोबारा से बता देता हूँ, सबसे ऊपर डायफ्राम होता है, डायफ्राम, और तो डायफ्राम से डी हम लिख लेते हैं, एस से स्प्लीन, फिर के से किडनी हो गया, डी एस के हो गया, फिर किडनी के साथ सुप्रारीनल ग्लैंड होगा, स्प्लीन के साथ स्प्लेनिक आर्टरी होगी, फिर पी लिख लेते हैं, और ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। तो ये हमारा मेमोनिक बन गया डिस्क पीटी या फिर डीएसके पीटी। तो डीएसके का डी से बनेगा डायाफ्राम, डायाफ्राम का भी लेफ्ट क्रस होगा या फिर लेफ्ट टूम होगा, स्प्लीन होगा, स्प्लीन को सप्लाई करने वाली आर्टरी स्प्लीनिक आर्टरी होगा, किडनी होगा, किडनी के साथ एसोसिएटेड सुप्रारीनल ग्लैंड होगा, पी से पेनक्रियास, और टी से ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। तो डीएसके पीटी ये इसका हो जाएगा मेमोनिक याद करने का, बेड ऑफ स्टोमक का। अब स्टोमक की आर्टीरियल सप्लाई को भी देख लेते हैं। स्टोमक की आर्टीरियल सप्लाई को समझने के लिए हम स्टोमक के 3 पार्ट्स कर लेते हैं। एक स्टोमक यानी आर्टीरियल सप्लाई स्टोमक की अनास्टोमोसिस की फॉर्म में होती है। एक अनास्टोमोसिस बनता है लेजर कर्वेचर पे, एक अनास्टोमोसिस बनता है ग्रेटर कर्वेचर पे, एक अनास्टोमोसिस बनता है फंडस और अपर बॉडी, यानी फंडस और अपर बॉडी को सप्लाई करने वाला। अगर हम लेजर कर्वेचर पर बात करें तो लेजर कर्वेचर पे सप्लाई करने वाली आर्टरी राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जबकि राइट एंड ग्रेटर कर्वेचर पर सप्लाई करने वाली आर्टरी राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी। अब लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी तो समझ आ गया, ये सिलिक ट्रंक से निकलती है। अब राइट गैस्ट्रिक आर्टरी निकलती है, ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ से निकलती है आप बताना, मुझे नहीं आता राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी निकलती है कॉमन हेपेटिक आर्टरी से, कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अब कॉमन हेपेटिक आर्टरी कहाँ से निकलती है? कॉमन हेपेटिक आर्टरी सिलिक ट्रंक से निकलती है। सिलिक ट्रंक कहाँ से निकलता है? एब्डोमिनल एओर्टा से, जब वो एओर्टिक हाइटस में से गुजरता है। और एओर्टिक हाइटस किस लेवल पे होगा? T12 के लेवल पे होगा एओर्टिक हाइटस। इसोफेगल हाइटस T10 पे, जो वेना केबल था वो T8 पे देखने को मिलता है। तो जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो किस आर्टरी की ब्रांच निकल आई? कॉमन हेपेटिक आर्टरी की। असल में मैं आपको पूरा रिवाइज करा देता हूँ। आर्टीरियल सप्लाई ऑफ फोरगट की आर्टरी है सिलिक ट्रंक। तो सिलिक ट्रंक से 3 मेजर ब्रांचेस निकलती है। पहले लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी। पहले लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी को पढ़ लेते हैं। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ने इसोफेगस के एब्डोमिनल पार्ट को सप्लाई करना था, और इसने लेजर कर्वेचर पे आके एनास्टोमोस करना था। किसके साथ? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ। वो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ से निकली? कॉमन हेपेटिक आर्टरी से। अब इसको स्किप कर देती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी खत्म। अब दूसरी आर्टरी होगी स्प्लेनिक आर्टरी। इसने स्प्लीन को सप्लाई करना है, बॉडी और पैनक्रियास को सप्लाई करना है, ग्रेटर कर्वेचर को। कैसे? जो स्प्लीनिक आर्टरी है, स्प्लीनिक आर्टरी से मजीद 3 आर्टरीज निकलती है। एक होगी पोस्टीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी, यानी जब स्प्लीनिक आर्टरी स्टोमक से पीछे होगी, मैंने आपको कहा था स्प्लेनिक आर्टरी स्टोमक का बेड बनाती है, तो ये स्टोमक से पीछे होगी, तब ये आर्टरी जो देगी उसको बोलेंगे पोस्टीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी। पोस्टीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी, वो पोस्टीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ मिलकर फंडस को और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई करती है। जब स्प्लीन अपने हाइलम के अंदर जाती है, स्प्लीनिक आर्टरी जब स्प्लीन के हाइलम में जाती है, तो ये 2 ब्रांचेस देती हैं, लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी तो पहुंच गई कहाँ पर? फंडस और अपर पार्ट ऑफ बॉडी को सप्लाई करने, क्योंकि ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी पोस्टीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ मिलकर एनास्टोमोस करती है। दूसरी आर्टरी रहेगी लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी ग्रेटर कर्वेचर पर जाएगी, जहाँ पर इक्वल आर्टरी इसका इंतजार कर रही होगी, राइट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी, या फिर इसको राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी भी बोलती है। राइट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी निकलती है गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी से, इसको भी स्किप कर देते हैं। अब तक हमने स्प्लेनिक आर्टरी को देख लिया और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी को। स्प्लेनिक आर्टरी 3 में डिवाइड हो रही थी, एक पार्ट यानी एक ब्रांच निकल रही थी जब वो स्टोमक के पीछे थी, स्टोमक के बेड में थी, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी। पोस्टीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी नाम से लग रहा है कि स्टोमक के पीछे से ब्रांच निकली होगी। 2 आर्टरी स्प्लीन के हाइलम में निकलती है स्प्लेनिक आर्टरी से। पहले शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो इनका नंबर 4 से के 5 हो सकता है, दूसरा होगा लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी। अब लास्ट आर्टरी रहेगी कॉमन हेपेटिक आर्टरी। तो कॉमन हेपेटिक आर्टरी से मजीद 3 ब्रांचेस निकलनी है। एक होगा राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी,
राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और दो ब्रांचेस निकलनी है कॉमन हिपैटिक आर्टरी से, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ पे चली जाएगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी को कंपनी करेगी और दोनों स्टोमक के लेजर कर्वेचर को सप्लाई करती है। अब जो गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी इससे मज़ीद दो ब्रांचेस निकलेगी, राइट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी एंड सुपीरियर पैनक्रियाटिक आर्टरी। राइट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी को कंपनी करेगी किस जगह पर, ग्रेटर कर्वेचर पर, वहाँ पे आके सप्लाई करती है। सुपीरियर पैनक्रियाटिक आर्टरी ये सप्लाई करती है डुडेनम के प्रोक्सिमल पार्ट को। स्पेसिफिकली डुडेनम के मैंने 4 पार्ट बताए थे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। सेकंड पार्ट के प्रोक्सिमल टू द एंट्री ऑफ बाइल डक्ट, यानी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट और सेकंड पार्ट का प्रोक्सिमल हाफ, उसको सप्लाई करती है सुपीरियर पैनक्रियाटिक और डुडेनल आर्टरी। सुपीरियर पैनक्रियाटिक और डुडेनल आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी, ये दोनों आर्टरी निकलती है गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी से। गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ये निकलती है कॉमन हिपैटिक आर्टरी से। जब कॉमन हिपैटिक आर्टरी गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी दे देगी तो उसका नाम तब्दील हो जाएगा, इसको कहेगी हम प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी या हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर। हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर दो में डिवाइड होगी, राइट हिपैटिक आर्टरी, लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी। राइट हिपैटिक आर्टरी से एक और ब्रांच निकलेगी जिसको नाम है सिस्टिक आर्टरी, जो गॉल ब्लैडर को सप्लाई करती है। तो ये हो गया आर्टीरियल सप्लाई ऑफ फॉर गट, जो सिलिक ट्रंक की वजह से होगा। स्टोमक के लिम्फेटिक ड्रेनेज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिम्फेटिक ड्रेनेज को समझने के लिए मैं स्टोमक के दो पार्ट करता हूँ, सुपीरियर 2/3 और इन्फीरियर 1/3। ठीक हो गया, सुपीरियर 2/3 और इन्फीरियर 1/3। तो पहले सुपीरियर 2/3 की बात करता हूँ। सुपीरियर 2/3 का जो लिम्फ जाता है वो जाता है गैस्ट्रिक लिम्फ नोड पे, नाम से लग रहा है गैस्ट्रिक लिम्फ नोड पे जाता है। ठीक हो गया, जो इसका बाकी रह गया इन्फीरियर 1/3। इन्फीरियर 1/3 के मैं दो पार्ट कर रहा हूँ, राइट 2/3 एंड लेफ्ट 1/3। तो राइट 2/3 है उसका लिम्फ जाता होता है पाइलोरिक लिम्फ नोड में, क्योंकि इन्फीरियर 1/3 में पाइलोरिक पार्ट है ना, तो उसको बोलेंगे पाइलोरिक लिम्फ नोड। जबकि लेफ्ट 1/3 का लिम्फ जाता है पैनक्रियाटिक और डुडिनल लिम्फ नोड, पैनक्रियाटिक और डुडिनल लिम्फ नोड में। तो दोबारा बता देता हूँ, सुपीरियर 2/3 का जाता है गैस्ट्रिक में, इसके बाद जो आता है पाइलोरिक वाला, फिर इसके बाद जो आता है पैनक्रियाटिक और डुडिनल, क्योंकि ये पैनक्रियास और डुडिनम दोनों से ही लिम्फ लेते होते हैं, तो पैनक्रियाटिक और डुडिनल लिम्फ नोड होगा। जो पहले वैरायटी बताई थी गैस्ट्रिक लिम्फ नोड, ये जिस वेसल्स को कंपनी करेगी उसका नाम है राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स। दूसरा बताया था पाइलोरिक वाली, ये गैस्ट्रोमेंटल वाले को करेंगे। तीसरा आपको बताया था पैनक्रियाटिक और डुडिनल, ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और सप्लेनिक वेसल्स को कंपनी करती है, स्पेसिफिकली पोस्टीरियर गैस्ट्रिक वेसल्स को। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी देख लेती है स्टोमक की। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देने के लिए दो ट्रंक होते हैं, एंटीरियर वेगल ट्रंक, पोस्टीरियर वेगल ट्रंक। एंटीरियर वेगल ट्रंक बनता है लेफ्ट वेगा से, पोस्टीरियर वेगल ट्रंक बनता है राइट वेगा से। एंटीरियर वेगल ट्रंक आगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर वेगल ट्रंक एंटर हो गए इसोफेगल हाइटस से। ठीक हो गया, और ये स्टोमक के लेजर कर्वेचर पे जाएगी। अब पहले मैं बात करता हूँ एंटीरियर वेगल ट्रंक। एंटीरियर वेगल ट्रंक की डिस्ट्रीब्यूशन, एंटीरियर वेगल ट्रंक से हिपैटिक और डुडिनल ब्रांचेस निकलती है। एंटीरियर का मतलब लेफ्ट साइड, और ये लेफ्ट साइड है तो ये, लेकिन ये हिपैटिक और डुडिनल ब्रांचेस देगी जो कि हिपैटोडुडिनल लिगामेंट के अंदर ट्रैवल करती है। तो हिपैटिक और डुडिनल ब्रांचेस किसके अंदर ट्रैवल करेगी, हिपैटोडुडिनल लिगामेंट। तो आपने रट्टा मानना है हिपैटोडुडिनल लिगामेंट, तो इसमें हिपैटिक ब्रांचेस होगी और डुडिनल ब्रांचेस भी होगी। और हिपैटो ए आता है तो उसका मतलब यहाँ पर ये एंटीरियर वेगल ट्रंक से राइज करेगी। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा एंटीरियर वेगल ट्रंक का, वो एंटीरियर गैस्ट्रिक ब्रांचेस देगा। जो पोस्टीरियर वेगल ट्रंक था, जो रिलेटिवली बड़ा था, वो डिराइव होगा राइट वेगस नर्व से। जो पोस्टीरियर वेगल ट्रंक था वो स्टोमक की एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस को सप्लाई करता है। इसके साथ एक सिलिक ब्रांच भी देगा जो सिलिक प्लेक्सस के साथ जाएगी, फिर ये पोस्टीरियर गैस्ट्रिक ब्रांचेस के फॉर्म में कंटिन्यू हो जाएगा। दोबारा बता दें तो पोस्टीरियर वेगल ट्रंक एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टोमक को सप्लाई करता है, एक सिलिक ब्रांच भी देगा राइट वाला। ठीक हो गया, राइट वाला सिलिक ब्रांच देगा, वो सिलिक ब्रांच सिलिक प्लेक्सस बनाएगी और बाकी ये कंटिन्यू हो जाएगा पोस्टीरियर गैस्ट्रिक ब्रांचेस की फॉर्म में। स्टोमक को सप्लाई करने वाली सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई वो निकलती है T6 से लेकर T9 सेगमेंट तक, और ये आएगी एक स्पेशलाइज्ड सबप्लैंक्टिक नर्व के जरिए, जिसको बोलते हैं ग्रेटर एब्डोमिनोपेल्विक सबप्लैंक्टिक नर्व। ठीक हो गया, और ये गैस्ट्रिक और मेंटल वेसल्स के अराउंड होते हुए आती है। अब ये हो गया स्टोमक की इनर्वेशन। अब हम MCQs को सॉल्व करते हैं आसानी से। तो लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी राइजेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी, तो सप्लेनिक आर्टरी से राइज करती है, सप्लेनिक आर्टरी से। और ये कब निकलेगी, जब ये हाइलम के अंदर होगी सप्लेन के साथ साथ यहाँ पे शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जिनका नंबर 4 या 5 हो सकता है। जबकि एक और आर्टरी निकलती है स्टोमक के पीछे से, उसको बोलती है पोस्टीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी कॉमन हिपैटिक आर्टरी सिलिक ट्रंक से निकलती है। गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी ये भी कॉमन हिपैटिक आर्टरी से निकलती है। डेल्टा वाली लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सिलिक ट्रंक से, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी निकलती है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी कॉमन हिपैटिक आर्टरी से निकलती है। ठीक हो गया, और गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी से कौन कौन सी निकलती है, राइट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी एंड द सुपीरियर पैनक्रियाटिक और डुडेनल आर्टरी। सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई आपको मैंने बताया था T6 से लेकर T9 वाला सेगमेंट होता है, और ये आता है ग्रेटर या एब्डोमिनोपेल्विक सबप्लैंक्टिक नर्व के जरिए। 41st है, अब डुडिनम के MCQ स्टार्ट हो गए हैं, तो डुडिनम को रट्टा मारते हैं। पहले डुडिनम को रट्टा मारना थोड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन इसको हम रट्टा मारते हैं। तो डुडिनम के 4 पार्ट होते हैं, यहाँ पे उसने फर्स्ट पार्ट का MCQ बताया, फिर सेकंड पार्ट का, इसके बाद वो थर्ड पार्ट का बताएगा, इसके बाद फोर्थ पार्ट का
तो इससे पहले हमें डूडिनम का सारा पता होना चाहिए। तो फिर डूडिनम को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।